कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुरानी इमारत के भीतर अंधेरा गाढ़ा था। टूटी सीढ़ियाँ, जली हुई दीवारें और खिड़कियों से आती ठंडी हवा, यही उनका अस्थायी ठिकाना बना। अर्जुन ने नीचे से दरवाज़ा बंद किया। यहाँ से सिर्फ 2 रास्ते हैं, अगर वे आए तो पता चल जाएगा। रिया ने फर्श पर बैठकर टैबलेट फैलाया। स्क्रीन पर शहर का अधूरा नक्शा उभरा। सरकार जिन इलाकों में ज़्यादा गश्त बढ़ा रही है, वह बोली, वहीं सबसे ज़्यादा असामान्य सिग्नल मिले हैं। अनाया पास खड़ी सब सुन रही थी। मतलब, और लोग मेरे जैसे? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सब तुम्हारी तरह भाग नहीं पाए होंगे। कमरे में चुप्पी छा गई। तभी राहुल को वही खिंचाव फिर महसूस हुआ, इस बार तेज। उसने आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ? मयंक ने पूछा। कोई और है, राहुल बोला, लेकिन वो जागा नहीं है। उसे दबाया जा रहा है। रिया की उंगलियां रुक गईं। दबाया जा रहा है कैसे? डर से नहीं, राहुल ने कहा, किसी मशीन से। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं। लैब। मयंक ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। यह इलाका, यहाँ पहले रिसर्च सेंटर था, अब पूरी तरह बंद बताया जाता है। अनाया ने धीरे से कहा, अगर वो मेरे जैसे किसी को वहाँ रखे हैं तो वो अकेला होगा। राहुल ने उसकी तरफ देखा। इसीलिए हमें जाना होगा। रिया ने चेताया, ये सीधा टकराव होगा। वहाँ संक्रमित भी होंगे और सशस्त्र लोग भी। अर्जुन ने राइफल उठाई। तो पहली बार हम भागेंगे नहीं। मयंक ने गहरी सांस ली। ये मिशन नहीं है, ये जोखिम है। राहुल खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन पक्की। अगर हम अभी नहीं गए तो कल बहुत देर हो जाएगी। अनाया ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। मैं डरती हूँ लेकिन मैं पीछे नहीं रहूँगी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई भाषण नहीं, कोई वादा नहीं, बस फैसला। दूर शहर के उस बंद पड़े रिसर्च सेंटर में एक मशीन लगातार बीप कर रही थी और उसके भीतर कोई था जो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ दुनिया तक पहुंच नहीं पा रही थी। रिसर्च सेंटर शहर के सबसे उजड़े हिस्से में था। ऊंची दीवारें, टूटी लाइटें और हर कोने पर लगे कैमरे जो अब भी जिंदा थे। ये जगह छोड़ी हुई नहीं है, अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा। रिया ने टैबलेट से सिग्नल ट्रेस किया। पावर अंदर से आ रही है, बैकअप जनरेटर चल रहे हैं। अनाया के कदम धीमे हो गए। उसका माथा सिकुड़ गया। वो दर्द में है, उसने कहा, बहुत ज़्यादा। राहुल ने आंखें बंद की। इस बार आवाज़ें बिखरी हुई नहीं थीं, एक ही चीख बार बार। हम देर कर रहे हैं, उसने कहा। मयंक ने पीछे का रास्ता देखा। अर्जुन, कब? अर्जुन आगे बढ़ा। एक साइलेंट शॉट। कैमरा चिंगारी के साथ बुझ गया। वे दीवार फांदकर अंदर घुस गए। अंदर की हवा ठंडी और साफ थी, बहुत ज़्यादा साफ, जैसे इंसानी सांसों के लिए नहीं बनी हो। कॉरिडोर के आखिर में शीशे के पीछे एक कमरा था। भीतर मशीनों का जाल, तार और बीच में एक कुर्सी। कुर्सी पर एक लड़का बंधा था। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन पुतलियां फैली हुई। सिर से जुड़े हेलमेट से नीली रोशनी निकल रही थी। मशीन हर कुछ सेकंड में बीप कर रही थी। अनाया का हाथ कांप गया। वही है। रिया ने स्क्रीन देखी। ये उसकी ब्रेन वेव्स दबा रहे हैं। जबरदस्ती सिंक। किससे? अर्जुन ने पूछा। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। वायरस से। तभी इंटरकॉम पर आवाज़ आई, आप देर से आए, एक ठंडी शांत आवाज़ बोली। लेकिन ठीक समय पर लाइटें तेज़ हो गईं। पीछे के दरवाजे बंद हो गए। आप जो हैं, आवाज़ जारी रही, वो गलती नहीं है, वो अगला चरण है। मयंक ने दांत भींचे। तुम इंसानों पर प्रयोग कर रहे हो? नहीं, आवाज़ बोली, हम भविष्य को स्थिर कर रहे हैं। राहुल ने शीशे की ओर कदम बढ़ाया। तुम उसे तोड़ रहे हो। एक पल की चुप्पी, फिर आवाज़ आई, थोड़ी भारी, और अगर उसे आज़ाद किया गया तो संतुलन टूट जाएगा। अनाया आगे आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, संतुलन नहीं। वह बोली, कब्जा। मशीन की बीप अचानक तेज हो गई। लड़के के हाथ कांपने लगे। राहुल ने हाथ शीशे पर रखा। अब नहीं। और उसी पल कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ मशीन की बीप सुनाई दे रही थी, तेज, बेकाबू। रिया, मयंक ने पुकारा। लाइट्स बाहर से काटी गई हैं, रिया ने जल्दी से कहा। लेकिन कंट्रोल अभी भी सिस्टम के पास है। अचानक आपातकालीन लाल रोशनी जली। कमरे में सब कुछ खून सा रंग गया। शीशे के भीतर बंधा लड़का तड़पने लगा। उसके होंठ खुले लेकिन आवाज़ नहीं निकली। हेलमेट से नीली रोशनी अब लाल में बदल रही थी। अनाया ने सिर पकड़ लिया। वो दर्द अब मेरे अंदर भी है। राहुल ने आंखें बंद की। इस बार उसने खुद को नहीं रोका। मैं उसे सुन रहा हूँ, वह बोला। वो टूट रहा है क्योंकि उसे 2 दिशाओं में खींचा जा रहा है। इंटरकॉम फिर गूंजा। अगर तुम दखल दोगे, वही ठंडी आवाज़ बोली, तो हम उसे खो देंगे। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम पहले ही उसे खो चुके हो। रिया कंट्रोल पैनल तक पहुंच गई। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं।
मैं हेलमेट की सिंकिंग तोड़ सकती हूँ, वह बोली, लेकिन अचानक झटका पड़ेगा। मयंक ने बिना सोचे कहा, करो। अनाया आगे बढ़ी, उसने शीशे पर हाथ रखा, राहुल के हाथ के ठीक पास। अगर वो गिरा, उसने कहा, तो मैं उसे थामूंगी। राहुल ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखों में वही कंपन आया, जैसे एक ही लहर पर हों। अब रिया चिल्लाई, पैनल से चिंगारियां निकलीं, बीप एक तेज चीख में बदल गई। हेलमेट टूटकर अलग हुआ, कमरे की हवा फट पड़ी, अदृश्य झटके से शीशा चटक गया, दीवारों पर दरारें दौड़ गईं। अर्जुन और मयंक पीछे फिसल गए, कुर्सी टूट गई, लड़का जमीन पर गिरा आज़ाद। सब कुछ थम गया, लाल लाइट भी बुझ गई। कुछ सेकंड बाद लड़के ने सांस ली, गहरी, असली सांस। उसकी आंखें खुलीं, इस बार उनमें डर नहीं था, बस उलझन थी। मैं कहाँ हूँ? उसने कमजोर आवाज में पूछा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। अब तुम सुरक्षित हो। इंटरकॉम से कोई आवाज नहीं आई। रिया ने टैबलेट देखा, सिस्टम ऑफलाइन है, लेकिन बाहर मूवमेंट बढ़ रहा है। अर्जुन ने राइफल संभाली, उन्होंने अलार्म भेज दिया है। राहुल ने लड़के की तरफ देखा। तुम्हारा नाम? लड़के ने धीरे से कहा, ईशान। मयंक ने गहरी सांस ली। तो अब हमारे पास 3 हैं। राहुल की नज़र टूटे शीशे से बाहर अंधे शहर की ओर गई। और अब वे छुपेंगे नहीं। दूर रिसर्च सेंटर की छत पर एक सिग्नल जल उठा, प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। फेज 2 हंट और खेल अगले स्तर पर शुरू हो चुका था। सायरन की तेज आवाज पूरे रिसर्च सेंटर में गूंज उठी। लाल बत्तियां फिर जल उठी, इस बार रुक रुक कर। वे आ रहे हैं, अर्जुन ने कहा। बहुत सारे। ईशान लड़खड़ाया। अनाया ने तुरंत उसे सहारा दिया। आराम से, वह बोली। अब कोई मशीन तुम्हें नहीं छुएगी। ईशान ने चारों तरफ देखा, जैसे पहली बार सच में दुनिया देख रहा हो। वे मेरे दिमाग में आवाज भर देते थे, उसने कहा। कहते थे कि अगर मैं सुनूंगा तो दुनिया बचेगी। राहुल की मुट्ठी भींच गई। और तुम टूट रहे थे। रिया ने टैबलेट उठाया। मुख्य दरवाजा लॉक हो गया है। हमारे पास 2 मिनट हैं, उससे ज्यादा नहीं। मयंक ने जल्दी से फैसला लिया। वेंट शाफ्ट, यही एक रास्ता है। अर्जुन आगे बढ़ा, ऊपर की जाली पर फायर किया। जाली टूटकर नीचे गिरी। मैं पहले जाऊंगा। एक एक करके वे ऊपर चढ़े। बाहर से भारी बूटों की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। रुको, नीचे से किसी ने चिल्लाया। गोलियां चलीं, दीवार से चिंगारियां उछलीं। अनाया घबरा गई, उसके आसपास हवा फिर सख्त होने लगी। लोहे के स्क्रू अपने आप हिलने लगे। अनाया, राहुल ने शांत आवाज में कहा, मुझ पर ध्यान दो। उसने राहुल की आंखों में देखा। सांसें बराबर हुईं, कंपन थम गया, सब ऊपर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने आखिरी में ग्रेनेड नीचे फेंका, धमाका नहीं, सिर्फ धुआं। वे वेंट के अंधेरे रास्ते से रेंगते हुए बाहर निकले। नीचे रिसर्च सेंटर में खलबली मच चुकी थी। छत पर ठंडी हवा लगी। किधर? अर्जुन ने पूछा। राहुल ने आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद उसने उत्तर की ओर इशारा किया। पुराना ट्रांसमिशन टावर। रिया ने चौंक कर देखा। वहाँ सिग्नल सबसे मजबूत होंगे। ईशान ने धीरे से पूछा, क्या वे हमें फिर पकड़ लेंगे? राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में पहली बार नेतृत्व था। नहीं, अब हम भाग नहीं रहे। दूर शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर की गूंज फैलने लगी। और उसी वक्त ट्रांसमिशन टावर के जंग लगे ढांचे में एक पुराना सिस्टम अपने आप ऑन हो गया, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। अब शिकार शुरू हो चुका था। ट्रांसमिशन टावर शहर की सबसे ऊंची टूटी हुई हड्डी की तरह खड़ा था। आधा जला, आधा जंग लगा, लेकिन अब भी जिंदा। वे नीचे की इमारत में घुसे। अंदर धूल, पुराने केबल और बंद पड़े सर्वर रैक थे। यहाँ नेटवर्क था, रिया ने कहा। पुराना, लेकिन फैला हुआ। ईशान ने अचानक सिर पकड़ लिया। ये जगह मुझे बुला रही है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। मुझे भी। राहुल समझ गया, ये सिर्फ टावर नहीं है, ये रिले है। ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज पास आती जा रही थी। रोशनी की किरणें खिड़कियों से अंदर घुसने लगीं। अर्जुन ने पोजीशन ली। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रिया ने सबक को पावर दी। स्क्रीन झिलमिलाई, फिर डेटा की धार बहने लगी। अगर ये ऑन हुआ, उसने कहा, तो पूरी सिटी में सिग्नल जाएगा। मयंक ने पूछा, किस तरह का सिग्नल? राहुल ने धीरे से कहा, जागने का। अनाया और ईशान अपने आप आगे बढ़े। दोनों ने एक साथ हाथ कंसोल पर रखा। कमरा कांप गया। बाहर हेलीकॉप्टर अचानक लड़खड़ाया, जैसे किसी ने हवा को पकड़ लिया हो। रिया की आंखें फैल गईं। न्यूरल रेजोनेंस, तीनों का सिंक बन रहा है। राहुल ने आंखें बंद की और जुड़ गया। उस पल शहर के अलग अलग कोनों में कुछ हुआ। एक आदमी जिसने महीनों से आवाजें दबा रखी थी, गिरकर रो पड़ा। एक लड़की जो खुद को पागल समझ रही थी, अचानक शांत हो गई। एक बच्चा जो कभी संक्रमित से बच गया था, डर के बिना उठ बैठा। सिस्टम ने बीप दी। ब्रॉडकास्ट कंप्लीट। कमरा शांत हो गया। हेलीकॉप्टर ऊपर स्थिर हो गया, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। अर्जुन ने सांस छोड़ी। हमने उन्हें रोक दिया। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, हमने उन्हें बता दिया कि हम हैं।
ईशान कांप रहा था लेकिन मुस्कुरा रहा था। अब मैं अकेला नहीं हूँ। अनाया ने राहुल की तरफ देखा। और अब हम छुप भी नहीं सकते। राहुल ने खिड़की से शहर की ओर देखा। दूर दूर छोटे छोटे लाइट पॉइंट्स जल रहे थे, एक के बाद एक। यही तो मकसद था, वह बोला। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बदला है। उसने मुट्ठी भींच ली। सवाल ये है, जब सब जाग जाएंगे तो दुनिया किसके काबू में रहेगी। और ट्रांसमिशन टावर के ऊपर रात पहली बार इतनी जागती हुई लग रही थी। टावर के बाहर हवा बदल चुकी थी। रात पहले जैसी नहीं रही थी, उसमें हल्की कंपन थी, जैसे शहर खुद जाग रहा हो। रिया टैबलेट पर तेजी से उंगलियां चला रही थी। ब्रॉडकास्ट के बाद कम से कम 17 नए सिग्नल एक्टिव हुए हैं, वह बोली। कमज़ोर हैं, लेकिन असली। अर्जुन ने खिड़की से देखा। दूर सड़कों पर हलचल बढ़ रही थी। और सरकार भी जाग चुकी है। जैसे उसके शब्द पूरे हुए हों, आसमान में 3 ड्रोन एक साथ उभरे। इस बार वे हमला नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे। ईशान सिहर गया। वे मुझे फिर ले जाएंगे। अनाया ने तुरंत कहा। नहीं। राहुल ने ईशान के कंधे पर हाथ रखा। अब वे किसी एक को नहीं उठा सकते। अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मयंक ने नक्शे की तरफ इशारा किया। अगर हम यहीं रुके तो घिर जाएंगे। हमें फैलना होगा। रिया ने चौंक कर देखा। फैलना? छोटे छोटे समूह, मयंक बोला। नेटवर्क की तरह। अगर एक गिरे तो बाकी बचे रहें। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही। अनाया ने धीरे से कहा, मतलब हमें अलग होना होगा। राहुल ने सिर झुका लिया। यह फैसला आसान नहीं था। कुछ समय के लिए, वह बोला, लेकिन जुड़े रहेंगे। ईशान ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सीखना चाहता हूँ, भागना नहीं, समझना। रिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी ब्रेन वेव्स अभी अस्थिर हैं, लेकिन क्षमता बहुत ज़्यादा है। अर्जुन ने राइफल कंधे पर टांगी। तो पहला ग्रुप उत्तर की तरफ जाएगा। वहाँ कम निगरानी है। मयंक ने दक्षिण की ओर देखा। और मैं पुराने सेफ हाउस की ओर जाऊँगा। कुछ लोग अभी भी भरोसेमंद हैं। ड्रोन नीचे झुके। इस बार लाइटें लाल नहीं थीं, सफ़ेद थीं। वे बात करना चाहते हैं, रिया ने कहा। राहुल खिड़की के पास गया। ऊपर देखा। अब नहीं। उसने आंखें बंद कीं। ड्रोन की लाइटें एक साथ बुझ गईं। वे आसमान में स्थिर रहे, फिर गिरते हुए दूर छतों पर जा गिरे। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। मैसेज क्लियर है। अनाया ने गहरी सांस ली। तो ये शुरुआत है। राहुल ने शहर की ओर देखा, जहां अब कई जगह हल्की रोशनियां एक साथ जल रही थीं, जैसे जवाब में। नहीं, वह बोला, ये पहली दरार है। और उसी वक्त शहर के एक सुरक्षित बंकर में किसी ने एक फाइल खोली। प्रोजेक्ट उत्तराधिकारी, स्थिति असफल, नया निर्देश, प्रत्यक्ष नियंत्रण। स्क्रीन के सामने बैठे आदमी ने धीरे से कहा, अब छुपने का समय खत्म हुआ। रात के सन्नाटे में एक नई टकराव रेखा खींच चुकी थी। और अगला कदम, खुली जंग। ट्रांसमिशन टावर से निकलते ही समूह 2 हिस्सों में बंट गया। बिना गले मिले, बिना वादों के, बस एक दूसरे की तरफ आखिरी नजर। राहुल, अनाया और ईशान उत्तर की तरफ बढ़े। मयंक, अर्जुन और रिया दक्षिण की ओर मुड़ गए। शहर अब चुप नहीं था। उत्तर की गलियों में चलते हुए राहुल को लगातार हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, कई आवाजें अलग अलग दिशाओं से। डर, भ्रम और कहीं कहीं गुस्सा। ये सब नए हैं, ईशान बोला, लेकिन कुछ बहुत तेज हैं। अनाया ने रुककर आंखें बंद की। एक है, उसने कहा, बहुत पास, लेकिन वो छुपा नहीं है। वो इंतजार कर रहा है। वे एक खुले चौराहे पर पहुंचे। टूटी सड़क के बीच एक आदमी खड़ा था। न संक्रमित, न सैनिक, साधारण कपड़े, सीधी चाल। रुको, वह बोला। अर्जुन की जगह अब राहुल आगे था। तुम कौन हो? आदमी मुस्कुराया। नाम जरूरी नहीं, लेकिन तुम मुझे सुन सकते हो, है न? राहुल का सिर भारी हो गया। तुम पहले से जागे हो। बहुत पहले, आदमी बोला। और मैं अकेला नहीं हूँ। उसने आसमान की ओर देखा। दूर छतों पर कई परछाइयां उभरी। कुछ ने हाथ उठाए, कुछ बस खड़े रहे। अनाया की सांस तेज हो गई। ये लोग संगठित हैं। आदमी ने सिर हिलाया। हम खुद को स्थिर कहते हैं। हम नहीं चाहते कि दुनिया जले। ईशान ने हिम्मत करके पूछा, तो सरकार से लड़ क्यों रहे हो? आदमी की मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि वे हमें हथियार बनाना चाहते हैं। और तुम लोग? उसकी नज़र राहुल पर टिकी। तुम आग जला रहे हो। राहुल आगे बढ़ा। अगर जागना आग है तो हाँ, लेकिन आग रोशनी भी देती है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर आदमी बोला, तो हमें तय करना होगा, तुम बदलाव हो या तबाही। दूसरी तरफ दक्षिण में मयंक का ग्रुप पुराने सेफ हाउस के करीब पहुंच चुका था। अचानक सामने की इमारत की छत से स्पॉटलाइट जली। हाथ ऊपर, एक सख्त आवाज गूंजी। रिया ने धीरे से कहा, ये आम सैनिक नहीं हैं। छत पर खड़े लोगों की आंखें असामान्य रूप से स्थिर थीं। उनमें डर नहीं था, आदेश था। अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, प्रत्यक्ष नियंत्रण। मयंक ने गहरी सांस ली। तो उन्होंने अपना जवाब चुन लिया है। उत्तर में खड़े राहुल ने महसूस किया, दोनों दिशाओं से एक ही समय दबाव बढ़ रहा है। उसने आंखें बंद कीं। ये बिखरी हुई लड़ाई नहीं थी,
ये दो विचारों की टकराहट थी। और अब पहली बार दुनिया को तय करना था, नियंत्रण चाहिए या स्वतंत्रता। रात और गहरी हो गई। एपिसोड 58। रात के अंधेरे में अग्निवंश का प्राचीन किला पहली बार इतना असहज लग रहा था। दीवारों पर जलती मशालों की लौ स्थिर थी, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। मयंक पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके कदमों की आवाज़ किले की गहराई में गूंज रही थी। उसके सीने में जलती शक्ति आज कुछ अलग थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, गुप्त सभागार के द्वार खुले थे। यह असंभव था। ये द्वार केवल अग्निवंश के उत्तराधिकारी के रक्त से ही खुलता था। मयंक ने धीरे धीरे भीतर कदम रखा। सभागार के बीचों बीच काले पत्थर का स्तंभ था, जिस पर प्राचीन चिन्ह खुदे थे। वही चिन्ह जो उसने अपने पिता की डायरी में देखे थे, उत्तराधिकारी की परीक्षा। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही कोई और वहां मौजूद था। छाया से एक आकृति बाहर आई। इतनी जल्दी आ गए मयंक? वह आवाज़ ठंडी थी, परिचित भी। मयंक की आंखें सिकुड़ गईं। आर्य, तुम जिंदा हो। आर्य मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दोस्ती नहीं थी। जिंदा, और पहले से ज्यादा जागरूक। जिस शक्ति को तुम विरासत समझते हो, वो असल में जंजीर है। मयंक की हथेलियों में अग्नि सुलगने लगी। तुमने इस द्वार को कैसे खोला? आर्य ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी हथेली पर वही चिन्ह उभर आया, लेकिन काले रंग में। क्योंकि मैं भी उत्तराधिकारी हूँ, दूसरे मार्ग का। सभा कक्ष कांप उठा। स्तंभ से काली ऊर्जा निकलने लगी, जो हवा में फैलते ही मशालों की लौ बुझाने लगी। मयंक ने एक कदम पीछे लिया। तुम अग्निवंश के नियम नहीं जानते। आर्य हंसा। नियम तो कमजोरों के लिए होते हैं। शक्ति वही लेता है जो उसे छीन सके। अचानक स्तंभ फट पड़ा। भीतर से एक प्राचीन हथियार उभरा, अग्नि और अंधकार का मिश्रण। कक्ष में दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मयंक को अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे उसकी शक्ति जवाब मान रही हो। आर्य ने हथियार की ओर हाथ बढ़ाया। आज तय होगा, असली उत्तराधिकारी कौन है। मयंक ने आंखें बंद की। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, प्रतिशोध में शक्ति मत खोना, वरना शक्ति तुम्हें खो देगी। उसने आंखें खोलीं। अग्नि शांत थी, लेकिन पहले से कहीं अधिक गहरी। अगर यही परीक्षा है, मयंक ने कहा, तो मैं भागूंगा नहीं। दोनों की शक्तियां आमने सामने टकराईं। कक्ष में उजाला और अंधेरा एक साथ फट पड़ा, और उसी क्षण किले के बाहर किसी तीसरी शक्ति की उपस्थिति महसूस की गई। ऐसी शक्ति जो न अग्नि थी, न अंधकार। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, और किस्मत ने अपना अगला पत्ता खोल दिया था। एपिसोड 59। किले के बाहर हवा अचानक भारी हो गई। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी बिजली की हल्की सी गूंज दूर कहीं सुनाई दे रही थी। प्रहरी दीवारों पर खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन सभी को कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी आंखें किले को घूर रही हों। सभागार के भीतर मयंक और आर्य की शक्तियां टकरा रही थीं। अग्नि की लाल लपटें और काली ऊर्जा आपस में उलझकर हवा को चीर रही थीं। पत्थर की दीवारों पर दरारें फैलने लगीं। प्राचीन चिन्ह एक एक कर चमकने लगे, मानो वे इस संघर्ष को पहचानते हों। आर्य ने दांत भींचते हुए कहा, तुम अब भी खुद को नियंत्रित कर रहे हो मयंक। पूरी शक्ति क्यों नहीं छोड़ देते? मयंक का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर थी। क्योंकि जिसने खुद पर काबू पा लिया, वही असली उत्तराधिकारी होता है। अचानक दोनों की शक्तियां पीछे हट गईं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हों। स्तंभ के टूटे हुए हिस्सों के बीच से एक नई रोशनी फूटी, नीली और सफ़ेद के बीच की चमक, न ठंडी न गर्म। उस रोशनी ने पूरे सभागार को घेर लिया। अग्नि शांत हो गई, अंधकार सिकुड़ गया। आर्य ने चौंककर पीछे देखा। ये क्या है? रोशनी के बीच से एक आकृति उभरी। लंबे वस्त्र, आंखों में अजीब सी गहराई, और माथे पर ऐसा चिन्ह जो किसी भी वंश का नहीं था। तुम दोनों अधूरी विरासत के वाहक हो, उस अजनबी की आवाज़ गूंजती हुई आई। और तुम्हारा संघर्ष इस संसार को उस दिशा में ले जा रहा है, जहां से वापसी नहीं होगी। मयंक ने पहली बार अपनी अग्नि को पूरी तरह शांत होते महसूस किया। तुम कौन हो? आकृति ने उसकी ओर देखा। मैं वह हूँ जिसे अग्निवंश ने कभी स्वीकार नहीं किया, संतुलन का संरक्षक। आर्य की आंखों में बेचैनी झलक उठी। झूठ, अग्निवंश में आग के अलावा कुछ नहीं। संरक्षक ने हल्की सी मुस्कान दी। यही तो भूल थी। उसने हाथ उठाया। सभागार की दीवारों पर उकेरी गई कथाएं जीवित हो उठीं। चित्रों में दिखा कैसे कभी अग्नि, अंधकार और संतुलन एक साथ थे। कैसे संतुलन को हटाते ही वंश दो भागों में बंट गया। मयंक की सांस रुक गई। तो हमारा युद्ध एक पुरानी गलती की गूंज है, संरक्षक ने कहा। और अगर यह जारी रहा तो सिर्फ तुम दोनों नहीं, पूरा संसार जलेगा। आर्य ने मुट्ठी भींच ली। और समाधान? संरक्षक की नज़र दोनों पर टिक गई। समाधान आसान नहीं। एक को त्याग करना होगा और दूसरे को सच स्वीकार करना होगा। किले के बाहर वही अनदेखी शक्ति और करीब आ गई। जमीन हल्के से कांपने लगी। संरक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, निर्णय का समय आ गया है। अगला कदम सब कुछ बदल देगा।
मयंक और आर्य आमने सामने खड़े थे। इस बार हथियार नहीं बल्कि सच उनके बीच था, और सच सबसे खतरनाक हथियार साबित होने वाला था। एपिसोड 60। सभागार में फैली नीली सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे सिमटने लगी, लेकिन उसका प्रभाव अब भी हवा में तैर रहा था। मयंक और आर्य दोनों शांत खड़े थे, जैसे पहली बार उन्होंने अपनी शक्ति से ज्यादा किसी और बोझ को महसूस किया हो। संरक्षक ने एक कदम आगे बढ़ाया। त्याग का अर्थ हार नहीं होता, उसने कहा, और सच स्वीकार करना कमजोरी नहीं। आर्य की आंखों में टकराव साफ था। अगर संतुलन इतना जरूरी था तो उसे इतिहास से क्यों मिटा दिया गया? संरक्षक ने दीवारों की ओर इशारा किया। वहां उभरी कथाएं बदलने लगीं। अब चित्रों में एक परिषद दिखाई दे रही थी, अग्निवंश के बुजुर्ग, भय से भरे चेहरे, और बीच में खड़ा एक व्यक्ति जिसके हाथों में वही नीली रोशनी थी। क्योंकि संतुलन आग को रोक सकता था, संरक्षक ने कहा, और जिन्हें सिर्फ शासन चाहिए था, उन्हें नियंत्रण नहीं, सिर्फ शक्ति चाहिए थी। मयंक की मुट्ठी अपने आप खुल गई। तो अग्निवंश का उत्तराधिकारी बनने का मतलब सिर्फ आग को धारण करना नहीं, संरक्षक ने उसकी बात पूरी की, बल्कि यह तय करना कि उसे कब रोका जाए। अचानक किले के बाहर जोरदार कंपन हुआ। पत्थर की छत से धूल गिरने लगी। दूर से सींगों की आवाज आई, चेतावनी का संकेत। एक प्रहरी दौड़ता हुआ अंदर आया। किले के बाहर अज्ञात सेना दिखाई दी है। उनकी शक्ति हमारी किसी भी शक्ति से अलग है। संरक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। जिस तीसरी शक्ति को तुम महसूस कर रहे थे वही है। वे संतुलन को नष्ट करने आए हैं ताकि आग और अंधकार दोनों बेकाबू हो जाएं। आर्य ने मयंक की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में शत्रुता से ज्यादा सवाल थे। अगर हम लड़े तो वे जीतेंगे। मयंक ने गहरी सांस ली। और अगर नहीं लड़े? संरक्षक ने दोनों के बीच हाथ रखा। नीली रोशनी फिर से जली। तो तुम दोनों को साथ खड़ा होना होगा, लेकिन इसके लिए एक को अपनी अधूरी विरासत छोड़नी होगी। आर्य ने धीरे से कहा, अधूरी या झूठी? मयंक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। जो भी हो, फैसला अभी करना होगा। बाहर युद्ध के नगाड़े बज उठे। समय समाप्त हो रहा था। दो विरोधी उत्तराधिकारी एक ही द्वार पर खड़े थे, जहां से या तो विनाश शुरू होना था या एक नई विरासत का जन्म। और इस बार आग का फैसला अकेले नहीं होने वाला था। एपिसोड 61। किले के मुख्य द्वार पर रात टूट रही थी। दूर क्षितिज पर हल्की नीली चमक फैल रही थी, जैसे आकाश खुद किसी अनजानी शक्ति से छू लिया गया हो। अज्ञात सेना की पंक्तियां बिना शोर के आगे बढ़ रही थीं। न ढालों की आवाज, न कदमों की गूंज, सिर्फ एक ठंडा दबाव जो सांसों तक में उतर रहा था। मयंक और आर्य किले की दीवार पर साथ खड़े थे। उनके बीच अब तलवार नहीं बल्कि चुप्पी थी। आर्य ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं अपनी विरासत छोड़ दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? मयंक ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, शायद वही जो तुम्हारा था, तुम खुद। आर्य के चेहरे पर हल्की कड़वाहट उभरी, फिर शांत हो गई। मैंने पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में लगा दी। अगर ये सब झूठ था तो सच से शुरुआत होगी, मयंक ने कहा। पीछे से संरक्षक की आवाज आई, त्याग केवल शक्ति का नहीं होता, अहंकार का भी होता है। नीचे मैदान में अज्ञात सेना रुक गई। उनके बीच से एक विशाल आकृति आगे बढ़ी। उसका शरीर धुएं जैसा था, किनारों पर नीली धारियां बह रही थीं। आंखों की जगह खाली चमक थी। अग्नि के उत्तराधिकारियों, उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंजी। संतुलन एक भ्रम है, अराजकता ही विकास है। किले की दीवारें कांप उठीं। आर्य ने गहरी सांस ली। उसने अपनी हथेली देखी, जहां काले चिन्ह अब धुंधले पड़ रहे थे। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या ये रुक जाएंगे? संरक्षक ने सिर हिलाया। तुम्हारी अधूरी विरासत ही उन्हें यहाँ खींच लाई है। एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर आर्य ने अपना हाथ जमीन पर रखा। काला चिन्ह टूटकर धुएं में बदल गया। उसके शरीर से भारीपन उतर गया, जैसे वर्षों पुराना बोझ गिर गया हो। मैदान में खड़ी आकृति ने कराह जैसी ध्वनि निकाली। उसकी चमक अस्थिर होने लगी। मयंक ने तुरंत अपनी अग्नि फैलाई, लेकिन इस बार आग भड़कने के लिए नहीं, रास्ता देने के लिए। नीली रोशनी और लाल लपटें पहली बार टकराई नहीं, घुलने लगीं। संरक्षक ने दोनों के बीच खड़े होकर संतुलन की शक्ति मुक्त की। हवा स्थिर हो गई। अज्ञात सेना की पंक्तियां थरथराने लगीं। आकृति ने पीछे हटते हुए कहा, यह अंत नहीं है, अग्नि अकेली कभी नहीं रहेगी। और अगले ही क्षण धुआं बिखर गया। सेना गायब हो चुकी थी। किले के ऊपर सन्नाटा उतर आया। आर्य थककर बैठ गया। तो यही था। संरक्षक ने आकाश की ओर देखा। ये सिर्फ शुरुआत है। संतुलन लौट आया है, लेकिन जो जाग चुका है वो फिर सोएगा नहीं। मयंक ने दूर उगती रोशनी की ओर देखा। उसके भीतर आग अब भी थी, लेकिन अब वह जलाने के लिए नहीं, मार्ग दिखाने के लिए थी। अग्निवंश का इतिहास बदल चुका था, और भविष्य अब पहली बार अनिश्चित नहीं बल्कि खुला हुआ था। एपिसोड 62। सुबह की पहली रोशनी किले की टूटी दीवारों से भीतर उतर रही थी। रात की उथल पुथल के बाद अग्निवंश का किला थका हुआ लग रहा था, लेकिन जीवित था। पत्थरों पर जमी धूल में अब भी नीली चमक की हल्की लकीरें दिख रही थीं, जैसे संतुलन की शक्ति ने अपनी छाप छोड़ दी हो। मयंक आंगन के बीच खड़ा था।
उसकी आंखें बंद थीं। भीतर की अग्नि अब शोर नहीं कर रही थी, बस स्थिर मौजूद थी। हर सांस के साथ वह उसे महसूस कर सकता था, न ज्यादा न कम। पीछे से कदमों की आहट आए। आर्य धीरे धीरे पास आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में थकान थी, लेकिन पहली बार खालीपन नहीं था। अजीब है, आर्य ने कहा। शक्ति चली गई, पर मैं कमजोर महसूस नहीं कर रहा। मयंक ने आंखें खोलीं, क्योंकि अब वो तुम्हें नहीं चला रही। दोनों के बीच कुछ पल चुप्पी रही। संरक्षक किले की सीढ़ियों से उतरता हुआ आया। उसकी रोशनी अब पहले जैसी तीव्र नहीं थी, मानो उसका काम पूरा हो चुका हो। संतुलन स्थापित हो चुका है, उसने कहा। लेकिन इसकी कीमत है। आर्य ने तुरंत पूछा, क्या कीमत? संरक्षक ने किले के बाहर फैले मैदान की ओर देखा। वहां जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह उभर आए थे, टूटे हुए वृत्त, अधूरी रेखाएं और बीच बीच में काली दरारें। अराजकता पीछे हट गई है, वह बोला, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह अब संसार के अलग अलग कोनों में बिखर चुकी है। मयंक की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब, ये लड़ाई एक जगह खत्म हुई है, पूरी नहीं। संरक्षक ने सिर हिलाया। और अग्निवंश अब सिर्फ एक किला नहीं रहा, वह एक जिम्मेदारी बन चुका है। अचानक एक दूत दौड़ता हुआ आया। उत्तर दिशा से संदेश है। वहां गांवों में अजीब घटनाएं हो रही हैं, आग बिना कारण जल रही है और अंधेरे में चीजें हिल रही हैं। आर्य ने मयंक की ओर देखा। लगता है संतुलन की लहर ने सब कुछ छू लिया है। मयंक ने गहरी सांस ली। तो हमें वहीं से शुरू करना होगा। संरक्षक ने अंतिम बार दोनों को देखा। मेरा मार्ग यहीं समाप्त होता है, आगे का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। नीली रोशनी हवा में घुल गई और संरक्षक वहां नहीं रहा। किले के आंगन में दो युवक खड़े थे, एक जिसके पास आग थी और दूसरा जिसके पास अनुभव। आर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार साथ चलें। मयंक ने सिर हिलाया। इस बार सही वजह के लिए। दूर उत्तर दिशा में धुआं उठ रहा था। संतुलन लौट चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एपिसोड 63। उत्तर दिशा की यात्रा बिना किसी घोषणा के शुरू हुई। न ध्वज उठे, न नगाड़े बजे। मयंक और आर्य सिर्फ कुछ चुने हुए प्रहरी साथ लेकर किले से निकल पड़े। रास्ते में फैले जंगल असामान्य रूप से शांत थे, जैसे जानवरों ने भी किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर लिया हो। दोपहर तक वे पहले गांव के पास पहुंच गए। गांव अध जला था। कुछ घर पूरी तरह सुरक्षित थे, तो कुछ ऐसे जले थे जैसे आग ने सोच समझकर उन्हें चुना हो। लकड़ी राख नहीं बनी थी, बल्कि काली होकर जम गई थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। आर्य ने जमीन पर झुककर एक निशान देखा, आधे वृत्त जैसा चिन्ह। ये आग नहीं है, उसने कहा। कम से कम वैसी नहीं जैसी हम जानते हैं। मयंक ने आसपास की हवा को महसूस किया। और अंधकार भी नहीं, ये दोनों के बीच कुछ है। गांव के बीचों बीच एक कुआं था। उसके आसपास लोग जमा थे, डरे हुए, थके हुए चेहरे। जैसे ही उन्होंने मयंक को देखा, फुसफुसाहट फैल गई। एक बुजुर्ग आगे आया। रात को कुएं से रोशनी निकली, उसने कांपती आवाज में कहा, नीली नहीं, लाल नहीं, धूसर। मयंक और आर्य की नजरें मिलीं। वे कुएं के पास पहुंचे। भीतर से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। पानी की सतह पर हल्की लहरें थीं, जबकि हवा स्थिर थी। आर्य ने फुसफुसा कर कहा, यह संतुलन का अवशेष हो सकता है या अराजकता का बीज। मयंक ने आंखें बंद की और अपनी अग्नि को बहुत धीमा कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कुएं से एक परछाई उभरी, आकारहीन लेकिन भारी। गांव वाले पीछे हट गए। परछाई की आवाज टूटी हुई थी, हम अधूरे हैं, हमें रूप चाहिए। आर्य का चेहरा सख्त हो गया। ये वही है जो बिखर गया था। मयंक ने आगे बढ़कर कहा, रूप देने से पहले कारण बताओ। परछाई हिली। जहां संतुलन आया, वहां हमें जगह नहीं मिली। हम गिर गए। कुएं की दीवारों पर दरारें फैलने लगीं। आर्य ने धीमे स्वर में कहा, अगर इसे यूं ही छोड़ा तो ये किसी इंसान से जुड़ जाएगा। मयंक ने तुरंत फैसला किया। उसने अपनी अग्नि को परछाई के चारों ओर फैलाया, लेकिन जलाने के लिए नहीं, सीमित करने के लिए। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। परछाई चीखी नहीं, बल्कि बिखर गई, छोटी छोटी लहरों में। कुआं शांत हो गया। गांव में सन्नाटा था। बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। तो खतरा टल गया। आर्य ने धीरे से सिर हिलाया। एक से। मयंक ने दूर जंगल की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वहां और भी परछायां हिल रही हों। संतुलन स्थापित हो चुका था, लेकिन उसके बाद पैदा हुए खाली स्थान अब भरने की कोशिश कर रहे थे। और यह यात्रा अब और लंबी होने वाली थी। एपिसोड 64। गांव पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका सन्नाटा मयंक और आर्य के साथ चल रहा था। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। पत्तों की सरसराहट अब प्राकृतिक नहीं लग रही थी, जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। प्रहरियों में से एक ने धीमे स्वर में कहा, यहाँ रोशनी अजीब है, सूरज ऊपर है, फिर भी छाया गहरी है। मयंक ने रुककर जमीन पर हाथ रखा। यह इलाका प्रभावित हो चुका है। संतुलन की लहर यहाँ तक आई थी, लेकिन पूरी तरह ठहरी नहीं। जंगल के भीतर आगे बढ़ते ही पेड़ों की छाल पर वही अधूरे चिन्ह दिखने लगे, टूटे वृत्त, बिखरी रेखाएं।
कुछ जगहों पर पेड़ अंदर से खोखले थे, मानो किसी ने उनकी ऊर्जा निचोड़ ली हो। अचानक सामने से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। एक किशोर लड़का झाड़ियों से निकलकर गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में दर्द जमे हुए थे। वो आ रहे हैं, वह हौंकते हुए बोला। छायाएं जो आवाज़ें बन जाती हैं। आर्य ने उसे संभालते हुए पूछा, कितने? लड़के ने सिर हिलाया। गिन नहीं सकते, वो किसी एक रूप में नहीं रहते। मयंक ने प्रहरियों को इशारा किया, तुम लोग यहीं रहो। नहीं, आर्य ने तुरंत कहा, इस बार अलग नहीं होंगे। दोनों आगे बढ़े। जंगल और घना होता चला गया। अचानक उनके चारों ओर हवा ठंडी पड़ गई। परछायां पेड़ों से अलग होने लगी, आकार बनते बिगड़ते, जैसे वे खुद तय नहीं कर पा रही हों कि क्या बनना है। एक परछाई ने आवाज़ ली, मानव जैसी लेकिन खाली, हमें दिशा दो। दूसरी ने गुर्राहट जैसी ध्वनि निकाली। आर्य ने दांत भींच लिए। ये रूप नहीं, ये नकल हैं। मयंक ने आंखें बंद की। उसने अग्नि को बाहर नहीं, भीतर केंद्रित किया। उसकी सांस के साथ हल्की लाल चमक फैली, जो नीली रेखाओं से जुड़ने लगी संतुलन की छाया। तुम्हें रूप नहीं, मयंक ने कहा, सीमा चाहिए। उसने हाथ फैलाए। आग नहीं भड़की, इसके बजाय एक अदृश्य घेरा बना। परछायां उस घेरे से टकरा कर रुक गईं, जैसे उन्हें पहली बार कोई रोक रहा हो। आर्य ने तुरंत कदम बढ़ाया और जमीन पर संतुलन के चिन्ह खींचे, जैसे संरक्षक ने दिखाए थे। यही खत्म होगा। परछायां कांपने लगीं, कुछ सिमट गईं, कुछ मिटने लगीं। जंगल की हवा धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन तभी दूर से एक गहरी गूंज सुनाई दी, भारी, स्थिर और कहीं ज्यादा संगठित। मयंक ने आंखें खोलीं। ये वो नहीं हैं जो अभी थे। आर्य की नजरें अंधेरे की ओर टिक गईं। लगता है किसी ने इन्हें बुलाया है। पेड़ों के बीच एक बड़ा साया हिलने लगा, स्पष्ट, ठोस और इरादे से भरा हुआ। ये बिखरी अराजकता नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो सीख चुका था, और यह टकराव अब टलने वाला नहीं था। एपिसोड 65। जंगल की गहराई में वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस बार परछाई कांप नहीं रही थी, नहीं आकार बदल रही थी। उसका रूप स्थिर था, लंबा, चौड़ा और जमीन पर मजबूती से खड़ा हुआ। पेड़ों की छाल उसके पास आकर काली पड़ने लगी, जैसे वे उसकी उपस्थिति से ही थक गए हों। आर्य ने धीमे स्वर में कहा, यह बिखरा हुआ अवशेष नहीं है, ये केंद्र है। साया रुका। उसके भीतर से एक गहरी, संयमित आवाज निकली, अंततः उत्तराधिकारी। मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? साया हंसा नहीं, गुर्राया नहीं। मैं वही हूँ जो संतुलन के बाद बच गया, जो गिरा नहीं बल्कि समझ गया। उसके शरीर पर अधूरे चिन्ह नहीं थे, वे पूरे थे, जुड़े हुए। यह अराजकता नहीं थी, ये संरचित विकृति थी। आर्य की मुट्ठी अपने आप कस गई। तो तुमने इन्हें इकट्ठा किया? हाँ, साय ने कहा, क्योंकि खालीपन सहन नहीं होता। संतुलन ने जगह ली, पर सबको नहीं। मयंक ने अपनी अग्नि को फैलाया, लेकिन इस बार वह सीमित रही। तुम्हारा अस्तित्व अस्थिर है, तुम टिक नहीं पाओगे। साया एक कदम और आगे बढ़ा। मैं टिकने नहीं आया, मैं बदलने आया हूँ। जंगल अचानक से हर उठा, जमीन फटने लगी और आसपास की बची खुची परछायां उस साय में खींचने लगीं। उसका रूप और ठोस हो गया। आर्य ने तेज स्वर में कहा, अगर ये पूरा बन गया तो इसे रोका नहीं जा सकेगा। मयंक ने आंखें बंद की। उसके भीतर आग और संतुलन दोनों एक साथ जागे। तो फिर इसे पूरा होने से पहले रोकना होगा। उसने हाथ उठाया। इस बार अग्नि ने घेरा नहीं बनाया, उसने रास्ता काटा। साय का एक हिस्सा जलकर अलग हुआ, लेकिन वह चीखा नहीं। दर्द नहीं होता, साया बोला, क्योंकि मैं भावना नहीं, परिणाम हूँ। आर्य ने जमीन पर आखिरी चिन्ह पूरा किया। हर परिणाम का कारण होता है। चिन्ह चमका, नीली और लाल रेखाएं आपस में जुड़ गईं। जंगल की हवा भारी हो गई। साया पहली बार डगमगाया, लेकिन फिर उसने सिर उठाया। तुम मुझे यहीं रोक सकते हो, पर बाकी जगहों पर मैं पहले ही बीज छोड़ चुका हूँ। मयंक और आर्य की नजरें मिलीं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये चेतावनी थी। साया पीछे हट गया, पेड़ों के बीच विलीन होता हुआ। जंगल शांत हो गया, लेकिन उस शांति में भरोसा नहीं था। आर्य ने गहरी सांस ली। अब ये फैल चुका है। मयंक ने दूर क्षितिज की ओर देखा। और हमें अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देनी होगी। उत्तर दिशा की यह यात्रा अब एक मिशन में बदल चुकी थी, क्योंकि अराजकता अब सीख रही थी और अग्निवंश को उससे एक कदम आगे रहना होगा। एपिसोड 66। जंगल के ऊपर छाई धुंध धीरे धीरे हटने लगी, लेकिन मयंक और आर्य जानते थे कि खतरा टला नहीं है, बस दिखाई देना बंद हुआ है। पेड़ों के बीच जली हुई जमीन और टूटे चिन्ह गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसा गुजरा है जो वापस लौटेगा। प्रहरियों ने पास आकर घेरा बनाया। उनके चेहरों पर सवाल थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आर्य ने चुप्पी तोड़ी। उस साय ने जो कहा वो झूठ नहीं था। मयंक ने सिर हिलाया। उसने बीज छोड़ दिए हैं, अलग अलग जगहों पर। वे जंगल से बाहर निकले। सामने ऊंचाई पर एक पुराना प्रहरी दुर्ग दिखाई दे रहा था, टूटा हुआ पर अभी भी खड़ा। यही अगला ठहराव था। दुर्ग के भीतर पहुंचते ही अजीब शांति मिली। हवा स्थिर थी, जैसे यहाँ समय थमा हुआ हो।
दीवारों पर पुराने नक्शे बने थे उत्तर दिशा के, लेकिन कुछ जगहों पर काली रेखाएं खींची थीं जो मूल नक्शे का हिस्सा नहीं थीं। आर्य ने पास जाकर देखा, ये रास्ते ये हाल में जोड़े गए हैं। मयंक ने ध्यान से नक्शा पढ़ा, ये वही जगहें हैं जहां संतुलन की लहर सबसे पहले पहुंची थी। अचानक दुर्ग के भीतर रखी एक धातु पटिया हल्की सी गूंजी, उस पर उकेरा गया चिन्ह चमक उठा, अग्निवंश का पुराना संकेत। मयंक ने हाथ रखा, जैसे ही उसने छुआ एक स्मृति उभर आई। दृश्य बदला, वहां अग्निवंश के पूर्वज खड़े थे, उनके बीच वही नीली रोशनी थी, कमजोर लेकिन मौजूद। एक आवाज गूंजी, अगर संतुलन टूटा तो केवल शत्रु नहीं पैदा होगा, बल्कि ऐसे प्राणी जन्म लेंगे जो सीखेंगे। दृश्य टूट गया, मयंक ने आंखें खोलीं। ये पहली चेतावनी थी जिसे अनदेखा कर दिया गया। आर्य ने गहरी सांस ली, और अब दूसरी चेतावनी हमारे सामने खड़ी है। बाहर से एक दूत की आवाज आई, पूर्वी चौकियों से संदेश आया है, वहां भी वैसी ही घटनाएं शुरू हो गई हैं। कमरा शांत हो गया। मयंक ने नक्शे पर उंगली रखी, जहां सभी काली रेखाएं एक बिंदु की ओर जा रही थीं, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में। यही केंद्र होगा, उसने कहा, जहां से ये सब समन्वित हो रहा है। आर्य ने तलवार उठाई, लेकिन इस बार उसके हाथ में जल्दबाजी नहीं थी। तो अब हम शिकार नहीं, शिकारी बनेंगे। मयंक ने आग को भीतर समेटा। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, अब हम संरक्षक बनेंगे। दुर्ग के बाहर आसमान में बादल गिरने लगे थे। दूर कहीं वही गहरी गूंज फिर सुनाई दी, कमजोर लेकिन स्पष्ट। अराजकता ने अगला कदम बढ़ा दिया था, और अब अग्निवंश को जवाब देने का समय आ गया था। एपिसोड 67। दुर्ग से निकलते समय आसमान पूरी तरह बदल चुका था। बादल गहरे थे, लेकिन उनमें बिजली नहीं थी, सिर्फ एक दबा हुआ तनाव, जैसे प्रकृति खुद किसी निर्णय का इंतजार कर रही हो। उत्तर पूर्व की पहाड़ियां अब साफ दिखाई दे रही थीं, और वही दिशा भारी लग रही थी। प्रहरियों को पीछे रुकने का आदेश दिया गया। यह आगे की राह केवल मयंक और आर्य की थी। पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू होते ही जमीन का रंग बदलने लगा। पत्थर सामान्य थे, लेकिन उनके बीच बीच में काली नसें दौड़ रही थीं, जैसे धरती के भीतर कुछ धड़क रहा हो। आर्य ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहाँ डर नहीं है, यहाँ तैयारी है। मयंक ने सिर हिलाया, वो साया अकेला नहीं है, यहाँ कुछ बनाया जा रहा है। थोड़ी दूर आगे एक प्राचीन पत्थर घेरा मिला। वह प्राकृतिक नहीं था, बहुत पुराना, लेकिन हाल ही में सक्रिय हुआ। घेरे के बीच जमीन धंसी हुई थी, और वहां से वही धूसर रोशनी उठ रही थी जो गांव के कुएं में दिखी थी। मयंक जैसे ही आगे बढ़ा, हवा ठहर गई। चारों ओर से आवाजें गूंजने लगी, एक नहीं कई। उत्तराधिकारी, संरक्षक, देर हो चुकी है। आर्य ने तलवार खींची, लेकिन उसकी धार नहीं चमकी। ये भ्रम नहीं है, उसने कहा, ये प्रतिध्वनियां हैं जो यहाँ छोड़ी गई हैं। घेरे के केंद्र में अचानक आकृति बनने लगी, वही साया, लेकिन अब पहले से अधिक स्पष्ट। उसके चारों ओर पत्थर और ऊर्जा एक साथ जुड़ रहे थे, जैसे उसे एक स्थायी रूप दिया जा रहा हो। तुम ठीक समय पर आए, साई की आवाज गूंजी। अब तुम देखोगे कि अराजकता कैसे संगठित होती है। मयंक ने शांत स्वर में कहा, संगठन बिना संतुलन के टिकता नहीं। साया हल्का सा झुका, और संतुलन बिना भय के फैलता नहीं। उसने हाथ उठाया, घेरे के बाहर की जमीन पर छोटे छोटे चिन्ह जल उठे। ये बीज थे जिनका उसने वादा किया था। आर्य ने तुरंत कदम बढ़ाया, अगर ये सक्रिय हो गए तो देर हो जाएगी। मयंक ने बात पूरी की। दोनों ने एक साथ काम किया। आर्य ने बीजों के बीच रास्ता काटा, हर कदम सोच समझकर। मयंक ने अग्नि को बिंदुओं में बांटा, हर बीज पर नहीं, उनके बीच के संबंध पर। पहाड़ियों में गूंज उठा, कुछ बीज बुझ गए, कुछ फटकर राख हो गए, लेकिन केंद्र में खड़ा साया स्थिर रहा। तुम सीख रहे हो, उसने कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। अचानक घेरा तेजी से घूमने लगा। ऊर्जा ऊपर उठी, आकाश की ओर। मयंक की आंखें फैल गईं। ये यहाँ नहीं रुकने वाला। आर्य ने दांत भींचे, तो हमें इसे यहीं तोड़ना होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। पहाड़ियों के ऊपर बादल घूमने लगे। हवा ने दिशा बदल ली। निर्णय का क्षण सामने था। ये लड़ाई जीतने की नहीं थी, ये तय करने की थी कि अगला कदम कौन उठाएगा। और इस बार अराजकता नहीं रुकने वाली थी। एपिसोड 68। पत्थर घेरा अब पूरी तरह घूम रहा था। धूसर रोशनी ऊपर उठकर बादलों से टकराने लगी, और हर टकराव पर पहाड़ियों में कंपन दौड़ जाता। यह कोई विस्फोट नहीं था, ये बुलावा था। मयंक ने दोनों हथेलियां जमीन पर रख दीं। ये शक्ति बाहर जा रही है, उसने कहा। अगर ये फैल गई तो हर बीज एक केंद्र बन जाएगा। आर्य की तलवार उसके हाथ में स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें घेरे के भीतर टिक गईं। तो हमें इसे फैलने से पहले भीतर ही मोड़ना होगा। साया अब पहले से अधिक स्पष्ट था। उसके शरीर पर रेखाएं जुड़कर एक पैटर्न बना रही थीं, जैसे वह खुद को किसी नियम में ढाल रहा हो। तुम रोक नहीं सकते, उसकी आवाज़ गूंज उठी। अब मैं सिर्फ परिणाम नहीं हूँ, मैं प्रक्रिया हूँ। मयंक ने आंखें बंद कीं। उसने अपनी अग्नि को पीछे खींचा, इतना कि वह लगभग महसूस ही न हो। उसी खालीपन में संतुलन की हल्की धड़कन उभरी। प्रक्रिया भी दिशा मानती है,
उसने सांस छोड़ी। घेरा एक पल के लिए धीमा पड़ा। आर्य उसी क्षण आगे बढ़ा। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी, हमले के लिए नहीं, आधार के लिए। अगर ये केंद्र है, उसने कहा, तो इसे सहारा चाहिए, और सहारा टूट सकता है। तलवार के चारों ओर जमीन में दरारें फैल गईं। पत्थर घेरे की बाहरी परत हिलने लगी। ऊपर उठती रोशनी लड़खड़ा गई। साया पहली बार पीछे हटा। तुम संतुलन को हथियार बना रहे हो, मयंक ने शांत स्वर में उत्तर दिया। नहीं, हम उसे सीमा बना रहे हैं। उसने अग्नि को एक पतली रेखा में बदला, न जलाने वाली, न फैलने वाली। वह रेखा घेरे के बीच से गुजरी और साए के भीतर समा गई। साया थरथरा उठा। यह अधूरा है, यही इसकी कमजोरी है, आर्य ने कहा। घेरा अचानक टूट गया। धूसर रोशनी ऊपर नहीं गई, वह नीचे गिर पड़ी, जैसे दिशा छीन ली गई हो। बीजों की चमक बुझने लगी, लेकिन साया मिटा नहीं। वह सिमट गया, छोटा, घना और कहीं अधिक केंद्रित। तुमने रास्ता रोका है, उसने धीमे स्वर में कहा, पर यात्रा नहीं। एक झटके के साथ वह जमीन में समा गया। पहाड़ियों का कंपन रुक गया। चारों ओर सन्नाटा था। आर्य ने थकी सांस ली। ये खत्म नहीं हुआ। मयंक ने टूटे घेरे को देखा। नहीं, उसने कहा, अब ये बदल गया है। आसमान के बादल धीरे धीरे छंटने लगे, लेकिन दूर दूर तक फैली पहाड़ियों में कुछ बिंदु अब भी हल्की धूसर चमक लिए हुए थे, नए, शांत, प्रतीक्षारत। मयंक ने दिशा तय की। हमें आगे बढ़ना होगा, अब अलग अलग केंद्र नहीं होंगे। आर्य ने तलवार उठाई। अब केवल एक रास्ता बचेगा। वे पहाड़ियों से उतरने लगे। पीछे ध्वस्त घेरा था, आगे अनजान मार्ग। अराजकता ने सीख लिया था, और अब उसे रोके रखने के लिए केवल शक्ति नहीं, निरंतरता चाहिए थी। एपिसोड 69। पहाड़ियों से उतरते समय रास्ता पहले जैसा नहीं था। जमीन ठोस थी, लेकिन उसके नीचे कुछ सरक रहा था, जैसे अराजकता अब छिपकर चल रही हो। ध्वस्त घेरा पीछे रह गया था, पर उसका प्रभाव हवा में अटका हुआ था। आर्य ने चलते चलते कहा, पहले ये फैल रहा था, अब ये छिप रहा है। मयंक ने चारों दिशाओं को महसूस किया, और छिपी हुई चीजें जल्दी नहीं, सही समय पर वार करती हैं। नीचे घाटी में पहुंचते ही उन्हें बदलाव साफ दिखा। यहाँ न तो धूसर रोशनी थी, न अधूरे चिन्ह। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। एक छोटा सा बाजार दिखाई दिया। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। हंसी, सौदेबाजी, बच्चों की आवाजें, सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए। आर्य की भौहें सिकुड़ गईं। यह इलाका प्रभावित था, फिर भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। मयंक रुका, क्योंकि अब प्रभाव बाहर नहीं, अंदर है। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मयंक से टकरा गया। उसके गिरते ही मयंक ने उसे संभाल लिया। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। उस क्षण मयंक के भीतर हल्का सा झटका दौड़ गया। बच्चे की आंखों में कोई डर नहीं था, बस गहराई थी, असामान्य गहराई। बच्चा मुस्कुराया और भाग गया। आर्य ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? मयंक ने धीरे से कहा, बीज अब जगहों में नहीं, लोगों में हैं। उसी समय बाजार के बीच एक आदमी चिल्लाया। उसके हाथ से सामान गिर गया और जमीन पर गिरते ही वह धुएं में बदल गया। लोग पीछे हट गए। आदमी की परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई, स्थिर, साफ। ये पहली बार था जब अराजकता ने बिना दर्द अपना रूप दिखाया। परछाई ने आसपास देखा और बोली, मैं ठीक हूँ, अब मैं पूरा हूँ। घाटी में सन्नाटा छा गया। आर्य ने तलवार उठाई, लेकिन रुका। अगर हम यहाँ सीधे लड़े तो डर फैल जाएगा, मयंक ने कहा, और यही इसे चाहिए। उसने आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, तुम जो हो उसे स्वीकार कर लिया गया है, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? परछाई रुकी। पहली बार वह भ्रमित दिखी। मैं दिशा चाहता हूँ। मयंक ने गहरी सांस ली। तो हमें लड़ना नहीं, समझना होगा। भीड़ में खड़े लोग सांस रोके हुए थे। आर्य ने मयंक की ओर देखा। ये रास्ता कठिन है। मयंक ने सिर हिलाया, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। घाटी में फैली अराजकता अब राक्षस नहीं थी, वह प्रश्न बन चुकी थी, और हर प्रश्न का उत्तर तलवार नहीं देती। एपिसोड 70। बाजार की हवा थमी हुई थी। लोग सांस लेना भूल गए थे, जैसे किसी एक गलत हरकत से सब कुछ टूट जाएगा। परछाई जमीन पर स्थिर खड़ी थी, न आक्रामक, न डरी हुई। पहली बार अराजकता किसी हमले की मुद्रा में नहीं थी। मयंक उसके सामने रुका। दिशा बाहर से नहीं दी जाती, उसने शांत स्वर में कहा, उसे भीतर से चुना जाता है। परछाई ने अपने हाथ देखे, स्पष्ट, ठोस। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, वह बोली, लेकिन मेरे भीतर खालीपन है, जैसे कुछ छूट गया हो। आर्य ने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। डर अब भी था, पर भागने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। यह अब बीमारी नहीं, उसने धीमे से कहा, यह अवस्था है। मयंक ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अग्नि को बिल्कुल सतह पर रखा, न जलाने के लिए, न रोकने के लिए। संतुलन का मतलब सब कुछ बराबर होना नहीं, उसने कहा। मतलब ये जानना कि कब क्या जरूरी है। परछाई की देह में हल्की कंपन हुई। तो मेरा अस्तित्व गलत नहीं है। न गलत, मयंक ने कहा, न सही, बस अधूरा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आग नहीं निकली, सिर्फ गर्माहट थी, मानवीय।
परछाई ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, धूसर रंग हल्का पड़ने लगा। आसपास खड़े लोगों ने महसूस किया डर कम हो रहा था। आर्य ने पहली बार तलवार नीचे रख दी। परछाई ने आंखें बंद की। मैं रुक सकता हूँ, उसने कहा, अगर कोई सीमा हो। मयंक ने सिर हिलाया। सीमा हम बनाएंगे, पर उसके भीतर चलना तुम्हें होगा। एक हल्की नीली रेखा जमीन पर उभरी, न घेरा न कैद, सिर्फ मार्ग। परछाई उस रेखा के भीतर सिमटने लगी, मानो उसने खुद चुना हो। कुछ ही क्षणों में वह आदमी फिर से सामान्य खड़ा था, हौंफता हुआ, भ्रमित लेकिन जीवित। भीड़ में धीरे धीरे हलचल लौटी। कोई चीखा नहीं, कोई भागा नहीं। आर्य ने मयंक की ओर देखा। आज अगर हम लड़ते तो कल ये और बढ़ता, मयंक ने कहा। बाजार से बाहर निकलते समय मयंक ने उस बच्चे को फिर देखा, वही गहरी आंखें। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी, स्थिर और शांत। आर्य ने धीमे स्वर में कहा, ये खत्म नहीं हुआ है। मयंक ने उत्तर दिशा की ओर देखा, जहां रास्ते कई थे। नहीं, अब ये बदल चुका है। अराजकता अब दुश्मन नहीं रही थी, वह एक परीक्षा बन चुकी थी हर इंसान के भीतर। और अग्निवंश की भूमिका अब साफ थी, लड़ना नहीं, राज करना नहीं, बल्कि मार्ग दिखाना। एपिसोड 71। बाजार पीछे छूट चुका था, लेकिन वहां हुआ परिवर्तन मयंक और आर्य के भीतर चलता रहा। रास्ता अब सीधा नहीं था, कहीं दोराहे, कहीं बिखरी पगडंडियां, जैसे जमीन खुद विकल्पों में बंट गई हो। आर्य ने चलते हुए कहा, पहले अराजकता बाहर से हमला करती थी, अब ये भीतर सवाल बनकर उठेगी। मयंक ने सहमति में सिर हिलाया। और सवालों का जवाब एक जैसा नहीं होता। शाम ढलते ढलते वे एक छोटे आश्रम के पास पहुंचे। पत्थर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन भीतर दीपक जल रहे थे। शांति थी, ऐसी शांति जो बनाई गई हो, थोपे जाने वाली नहीं। आश्रम के द्वार पर एक वृद्ध बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही दोनों पास आए, उसने बिना देखे कहा, आग और संतुलन दोनों साथ चल रहे हैं, यह नया है। आर्य चौंका, आप हमें जानते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, मैं तुम्हें नहीं, समय को पहचानता हूँ। मयंक ने विनम्र स्वर में पूछा, यहाँ सब सामान्य लगता है, फिर भी हमें यहाँ खिंचाव महसूस हुआ। वृद्ध ने आंखें खोलीं, उनकी दृष्टि शांत थी पर गहरी। क्योंकि यहाँ सवाल जन्म ले रहे हैं, उत्तर नहीं। वे भीतर गए। आश्रम में कुछ लोग ध्यान में बैठे थे। उनके आसपास हल्की नीली रेखाएं थीं, स्थिर, नियंत्रित। लेकिन एक कोने में एक युवती बैठी थी, बेचैन। उसके चारों ओर वही धूसर कंपन था, दबा हुआ, नियंत्रित नहीं। आर्य ने धीरे से कहा, बीज। युवती ने सिर उठाया। मैं बुरी नहीं हूँ, उसने तुरंत कहा, लेकिन मेरे विचार रुकते नहीं। मयंक उसके सामने बैठ गया। विचार रुकने के लिए नहीं होते, उसने कहा, उन्हें दिशा चाहिए। युवती की सांसें तेज थीं। अगर मैं गलत चुन लूँ तो सीखोगी, मयंक ने कहा। गलती अंत नहीं होती, वृद्ध ने हस्तक्षेप किया, पर हर कोई यह भार नहीं उठा सकता। आर्य ने युवती की ओर देखा, इसलिए हमें संरचना चाहिए ऐसी जो थोपे नहीं, सहारा दे। मयंक समझ गया, केवल यात्रा नहीं, हमें ठहराव भी बनाना होगा। उस रात आश्रम में पहली बार एक नया चिन्ह उभरा, न अग्निवंश का, न अंधकार का। 3 रेखाएं जो बीच में मिलती थीं पर बंद नहीं होती थीं। वृद्ध ने धीरे से कहा, यह मार्ग का प्रतीक है। दूर कहीं हवा में वही गहरी गूंज उठी, कमजोर लेकिन जागरूक। अराजकता सुन रही थी, और अब वह सिर्फ फैल नहीं रही थी, वह सीख भी रही थी। अगला दिन केवल यात्रा नहीं लाने वाला था, वह एक व्यवस्था की शुरुआत होने वाला था। एपिसोड 72। सुबह आश्रम में असामान्य रूप से शांत थी। पक्षियों की आवाज़ थी, लेकिन उनमें जल्दबाजी नहीं थी। जैसे रात में बना नया चिन्ह हवा में घुलकर यहाँ के हर कोने में बैठ गया हो। मयंक आंगन में खड़ा उस चिन्ह को देख रहा था। 3 खुली रेखाएं, न बंधन न आदेश। आर्य पास आया। अगर ये फैल गया, उसने कहा, तो लोग हमसे जवाब मांगेंगे। मयंक ने बिना मुड़े उत्तर दिया, और जवाब हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। आश्रम के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी। कल तक जो लोग सिर्फ शांति ढूंढ रहे थे, आज सवाल पूछ रहे थे, अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में। डर नहीं था, लेकिन असमंजस था। वृद्ध उनके पास आया। तुमने यहाँ रास्ता दिखाया, उसने कहा, अब लोग इसे आगे ले जाना चाहेंगे। हम नेतृत्व नहीं देना चाहते, आर्य ने साफ कहा, सिर्फ दिशा। वृद्ध ने सिर हिलाया। तो तुम्हें चलना होगा। ठहराव अगर बोझ बन गया तो वही नया बंधन बनता है। दोपहर होते होते पहले संकेत आए। उत्तर पश्चिम से एक संदेशवाहक पहुंचा, थका हुआ, घबराया नहीं। वहां लोग बदल रहे हैं, उसने कहा। लड़ नहीं रहे, लेकिन सवालों से थक रहे हैं। कुछ लोग दिशा मांग रहे हैं, कुछ इनकार कर रहे हैं। आर्य ने मयंक की ओर देखा। अराजकता अब विद्रोह नहीं, विभाजन बन रही है। मयंक ने निर्णय लिया, तो हमें हर जगह नहीं, सही जगह पहुंचना होगा। वृद्ध ने जमीन पर एक सरल नक्शा खींचा। जहां 3 रास्ते मिलते हैं, उसने कहा, वहीं असंतुलन सबसे पहले स्थिर हो सकता है।
नक्शे में एक स्थान उभरा, पुराना व्यापार मार्ग, जहां जातियां, विचार और रास्ते मिलते थे। शाम तक वे निकल पड़े। इस बार कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी, न तलवारें आगे थीं, न अग्नि। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला, जहां लोग दो हिस्सों में बंटे थे। एक समूह परिवर्तन चाहता था, दूसरा उससे डरता था। बीच में खड़े लोग चुप थे। मयंक आगे बढ़ा। हम फैसला देने नहीं आए, उसने कहा, हम सुनने आए हैं। भीड़ में खुसर पुसर हुई। आर्य ने जोड़ा, और जो सुना जाएगा वही आगे का रास्ता तय करेगा। पहली बार अराजकता ने कोई रूप नहीं लिया, वह बातचीत में बदल गई। सूरज ढलते समय गांव में कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन कोई टूटा भी नहीं। चलते समय आर्य ने कहा, ये धीमा है। मयंक ने उत्तर दिया, लेकिन टिकाऊ है। दूर आकाश में वही धूसर कंपन अब हल्का था, जैसे वह इंतजार कर रहा हो, हमला नहीं। अग्निवंश का उत्तर अब स्पष्ट हो चुका था, शक्ति से नहीं, डर से नहीं, बल्कि समझ से। और यह समझ अब रास्ता बनना शुरू कर चुकी थी। एपिसोड 73। पुराना व्यापार मार्ग अब सामने था। पत्थर की चौड़ी सड़क, जिसके दोनों ओर कभी सराएं, मंडियां और यात्रियों की आवाजें हुआ करती थीं। आज भी लोग थे, लेकिन आवाजें दबा दी गई थीं, जैसे हर कोई बोलने से पहले सोच रहा हो कि उसका शब्द किस ओर झुकेगा। 3 रास्ते यहाँ आकर मिलते थे, और तीनों पर अलग अलग भाव थे। एक पर उत्सुकता, एक पर डर, और एक पर चुप्पी। आर्य ने चारों ओर नजर घुमाई। ये जगह सही है, उसने कहा। यहाँ टकराव नहीं, टकराने की संभावना है। मयंक ने जमीन पर हाथ रखा। उसे यहाँ अराजकता की कोई तीव्र लहर महसूस नहीं हुई, बस एक स्थिर दबाव, जैसे बहुत से निर्णय एक साथ सांस ले रहे हों। भीड़ के बीच से एक व्यापारी आगे आया। हमसे कहा गया है कि सब कुछ बदल रहा है, उसने कहा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बदलना क्यों जरूरी है। दूसरी ओर से एक युवती बोली, क्योंकि पुराना रास्ता अब काम नहीं करता। तुरंत फुसफुसाहट फैल गई। लोग पक्ष लेने लगे, बिना पूरी बात सुने। आर्य ने हाथ उठाया। यही वो क्षण है, उसने कहा, जहां अराजकता जन्म लेती है, जब सुनने से पहले चुन लिया जाता है। मयंक आगे बढ़ा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी। हम यहाँ रास्ता बदलने नहीं आए, उसने कहा। हम ये समझने आए हैं कि कौन सा रास्ता अब भी चल सकता है। उसने तीनों रास्तों की ओर इशारा किया। हर रास्ता किसी जरूरत से बना था। सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि अब कौन अधूरा है। भीड़ शांत हो गई। एक वृद्ध महिला बोली, अगर हम गलत चुन लें। मयंक ने बिना रुके उत्तर दिया, तो अगला मोड़ बनाओ। रास्ते पत्थर नहीं होते, वे बदले जा सकते हैं। उसी क्षण जमीन पर हल्की नीली रेखा उभरी, वही खुला चिन्ह, लेकिन अब लंबा, तीनों दिशाओं में फैला हुआ। कोई चमक नहीं, कोई दबाव नहीं। लोगों ने उसे देखा, किसी ने छुआ नहीं, किसी ने रोका नहीं। आर्य ने महसूस किया, धूसर कंपन यहाँ था, लेकिन कमजोर। ये जगह इसे रोक रही है, उसने धीमे से कहा। मयंक ने सिर हिलाया, नहीं, यह इसे दिशा दे रही है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन विरोध में नहीं। लोग बात करते हुए, सवाल पूछते हुए अपने अपने रास्तों पर गए। कोई विजेता नहीं था, कोई हारा नहीं था। सूरज ढलते ढलते व्यापार मार्ग फिर से जीवित लगने लगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। शांत, सचेत। चलते समय आर्य ने कहा, हम हर जगह नहीं रह सकते। मयंक ने उत्तर दिया, इसलिए हमें जगह नहीं, लोगों में काम करना होगा। दूर कहीं वही गहरी गूंज फिर सुनाई दी, इस बार असहज नहीं, जिज्ञासु। अराजकता अब टकरा नहीं रही थी, वह देख रही थी, और जो देखता है वह अगला कदम सोच समझकर उठाता है। अगला मोड़ अब सामने था, जहां रास्ते नहीं, लोग निर्णय बनने वाले थे। एपिसोड 74। अंधेरी सुरंग के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही मयंक रुक गया। सामने पत्थर की दीवार पर उभरा हुआ वही चिन्ह था, जो उसने बचपन में अपने गांव के खंडहर मंदिर में देखा था। अग्निवंश का प्राचीन निशान। उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव ने धीमी आवाज में कहा, यही वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ था। दीवार अपने आप दरकने लगी। पत्थर खिसकते गए और एक विशाल कक्ष खुल गया। कक्ष के बीचों बीच आग की तरह चमकता हुआ एक स्तंभ खड़ा था, जिसके चारों ओर जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं। हवा गर्म थी, जैसे आग की सांसें चल रही हों। जैसे ही मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके भीतर छिपी शक्ति जाग उठी। उसकी आंखों के सामने बीते हुए दृश्य घूमने लगे, उसके माता पिता की चीखें, जलता हुआ घर और काले कपड़ों में खड़े लोग। नहीं, मयंक ने सिर झटकते हुए कहा। तभी छाया परिषद का एक सदस्य सामने आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन मुस्कान ठंडी थी। स्वागत है, अग्निवंश के वारिस, उसने कहा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आरव ने तलवार निकाल ली, लेकिन मयंक ने उसे रोक दिया। ये लड़ाई मेरी है। मयंक की आवाज में पहली बार डर नहीं, बल्कि आग थी। वह स्तंभ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आग शांत हो गई और स्तंभ से एक धड़कन उठी, मानव दिल जैसी। उसी पल मयंक के शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। जमीन कांप उठी। छाया परिषद का सदस्य पीछे हटा। रुको, अगर तुमने इसे पूरी तरह जगाया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मयंक ने उसकी ओर देखा।
मेरे लिए सब कुछ पहले ही नष्ट हो चुका है। अचानक कक्ष की छत से चट्टानें गिरने लगीं। सुरंग का रास्ता बंद हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आग का स्तंभ और तेज चमकने लगा। आरव चिल्लाया, मयंक खुद को संभालो। लेकिन मयंक अब सुन नहीं रहा था। उसके भीतर अग्निवंश की असली शक्ति जाग चुकी थी। आग उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे वह उसे अपना स्वामी मान रही हो। छाया परिषद का सदस्य भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग की एक लहर ने रास्ता रोक लिया। अब कोई नहीं बचेगा, मयंक ने कहा, ना तुम्हारी परिषद, ना तुम्हारे झूठ। कक्ष पूरी तरह आग से भर गया, और उसी आग के बीच मयंक ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ प्रतिशोध की शुरुआत है। एपिसोड 75। आग की लपटों के बीच मयंक खड़ा था, लेकिन अब आग उसे जला नहीं रही थी। वह उसके चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे वर्षों बाद अपने असली स्वामी को पहचान लिया हो। कक्ष की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और छत से गिरते पत्थर हवा में ही पिघलकर राख बन रहे थे। आरव मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। मयंक, ये शक्ति तुम्हें खा जाएगी, उसने चेतावनी दी। लेकिन मयंक की चेतना किसी और ही स्तर पर थी। उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, पुरखों की, योद्धाओं की, उन लोगों की जिनका खून अग्निवंश के नाम पर बहाया गया था। हर आवाज़ एक ही बात कह रही थी, अब रुकना मना है। आग के स्तंभ से एक आकृति बाहर आई। वह इंसान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवन था। तूने हमें जगाया है, वह गूंजी, अब तू हमारा वाहक है। मयंक ने पहली बार डर के बिना पूछा, अगर मैं तुम्हें स्वीकार करूं, तो इसकी कीमत क्या होगी? आकृति कुछ पल शांत रही। तेरी राह आसान नहीं होगी। प्रेम तुझसे छिन सकता है। तेरा नाम इतिहास में या तो रक्षक बनेगा या विनाश। मयंक की आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, वही जिसकी वजह से वह आज तक खुद को संभाले हुए था। उसका दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने मुट्ठी भींच ली। अगर विनाश से सच सामने आता है, मयंक बोला, तो मैं वही बनूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, आग की आकृति उसके भीतर समा गई। कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। लपटें बुझ गईं और स्तंभ पत्थर में बदल गया। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा। तू ठीक है? मयंक ने आंखें खोलीं। उसकी नज़र बदल चुकी थी, शांत लेकिन बेहद गहरी। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, उसने कहा, अब अग्निवंश खुद चल रहा है। तभी जमीन के नीचे से एक कंपन उठा। दूर कहीं घंटियों जैसी आवाज़ गूंजी। आरव ने चारों ओर देखा। ये क्या था? मयंक ने अंधेरे की ओर देखा। छाया परिषद को पता चल गया है, उसने कहा, और अब वो शिकार नहीं, युद्ध चाहेंगे। कक्ष की दीवार में एक नया रास्ता खुला। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन मयंक के भीतर आग स्थिर जल रही थी। और उसी पल दूर किसी अनजान जगह पर छाया परिषद के नेता ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। युद्ध शुरू हो चुका था। यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।